बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत ने कल लाहौर हाई कोर्ट से आने वाली रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है और वो समझते हैं कि उसमें बुरी रिलीफ मिलना चाहिए था परवेज़ इलाही साहब को और उनको हतमी रिलीफ दे दिया गया है। इख्तियारात को महदूद करना चाहिए था क्योंकि जितने दिन मिले हैं परवेज़ इलाही साहब को वहाँ पर करप्शन होगी, वहाँ पर ख़जाने का मुँह खुलेगा और वहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त की जाएगी अरकान की। ये इल्ज़ाम सामने आया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज इमरान खान साहब ने एक नया इल्ज़ाम जनरल बाजवा पे लगा दिया। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ने जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब के साथ मिलकर भी साजिश की है। जनरल बाजवा के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सिलसिला नहीं रुकता। परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि जनरल बाजवा के ऊपर जब तनकीद की जाएगी तो मैं सबसे पहले बोलूँगा। आप देखते हैं कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं। लेकिन अभी तक परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने कहा जी कि मुश्किल वक्त में परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ खड़े हुए, इसलिए हम उनके साथ आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद करेंगे। कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी इसके ऊपर अभी मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन हतमी सिचुएशन में जा चुके हैं और उसके बारे में सामने आएगा कि 45 सीटों की बात हो रही है या 50 सीटों की बात हो रही है काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो मामला है इसको जब वफाकी हुकूमत जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है उस वक्त क्या होगा। हमें बहुत सारे अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या रहनुमा जिन्होंने बात की है उनकी बातों से ये लगता है कि वो परवेज़ इलाही साहब को ये तजवीज़ देते हैं कि उनको एतमाद का वोट नहीं लेना चाहिए। अदालत की रूलिंग में लिखा हुआ है अगर वो चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। इसके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अदालत को उनकी मर्ज़ी पर इस मामले को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्या दोबारा से तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और असम्बलियों की तहलील का मामला अभी कुछ अरसे के लिए टल गया है। जब तक ये केस निमटेगा नहीं तब तक परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। लेकिन क्या परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या उनके पास नंबर पूरा है? जो अपोजिशन है पंजाब की वो ये दावा करती है कि 169 के करीब लोग हैं जो PTI के साथ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं, जो बैरून मुमालिक गए हुए लोग वो भी कुछ 3-4 हैं, उससे ज़्यादा नहीं हैं। तो नंबर गेम है क्या दरअसल, और एक दूसरे के ऊपर जो हॉर्स ट्रेडिंग के या इन्फ्लुएंस के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी, पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा ख़तरा है और हमने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीरिस्तान का दौरा भी किया है और वहाँ पर जो ये दौरे थे बड़े अहम थे और बन्नू ऑपरेशन को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग में एक अहम और हतमी ऑपरेशन की शक्ल देने की बात की है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। वो समझते हैं कि ये एक बहुत अहम ऑपरेशन था जो कि साबित करेगा कि हम दहशतगर्दों का मुकम्मल अब सफाया कर देंगे। बहरहाल ये ख़तरा है, इसमें सियासतदान अभी तक हमें बड़े गैर संजीदा नज़र आते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामिल अली आगा साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं और उनसे पूछेंगे कि काफ लीग का अब आइंदा का लाए अमल क्या होगा। और दूसरे हिस्से में हमारे साथ दीगर मेहमान मौजूद होंगे। तो पहले चलते हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब के साथ। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज ये कहा कि आपको जो रूलिंग में इंटरम रिलीफ मिला है ये नहीं मिलना चाहिए था। परवेज़ इलाही साहब को इख्तियारात उनके महदूद करने चाहिए थे और जो उन्होंने वहाँ पे यकीन दहानी कराई है असम्बलियाँ तहलील ना करने की, ये कब तक उन्होंने यकीन दहानी कराई है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस यकीन दहानी पे आपके साथ है? देखें, जो वकील मौजूद थे उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी बात की, उन्होंने इमरान खान साहब से भी बात की और फिर बाहम मशावरत भी हुई। उसके बाद ये अंडरटेकिंग दी गई है, गारंटी नहीं दी गई, अंडरटेकिंग दी गई है। सही। तो ये अंडरटेकिंग सिर्फ 11 जनवरी तक है और एतमाद के वोट के हवाले से क्या परवेज़ इलाही साहब और खान साहब ये समझते हैं कि वोट लेंगे वो या नहीं लेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 11 तारीख तक नहीं है। ये जो केस शुरू हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जी, जिसकी समाअत फुल बेंच कर रहा है, उसके फैसले तक ये अंडरटेकिंग है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे।
जो एतमाद के वोट लेने की बात हुई है अदालत की तरफ से, वो आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब लेंगे एतमाद का वोट या ये फैसला होने के बाद? अदालत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। अदालत ने इस बात पे कोई कदगन नहीं रखी कि वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले या ना ले, इसमें वो आज़ाद है। आगा साहब, ये भी एक तासुर मिल रहा है, बार बार दावे किए जाते हैं, सोर्सेज भी ये कहते हैं कि आपकी जो पार्टी है पंजाब में, उसके 6 MPs ऐसे हैं जो पार्टी के साथ नहीं हैं, और कल जो नंबर भी सामने आया सेशन में वो 169 का नंबर है। तो इस पे क्या राय है आपकी? आपकी पार्टी परवेज इलाही साहब के साथ है, मुत्तहिद है, या कुछ लोग हैं जो चौधरी शुजात साहब के साथ है? पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर 179 लोग मौजूद थे। हाउस के अंदर जिस वक्त वो हाउस चल रहा होता है, कोई कैफेटेरिया में गया होता है, कोई लाइब्रेरी में गया होता है, कोई जरूरी काम के लिए बाहर गया होता है, तो वो तादाद कम होती है, बढ़ती है। ये एक तसलसल होता है। जब हाउस अपना चल रहा होता है, उसके अंदर कमी बेशी होती रहती है। ये भी तासुर मिल रहा है कि शायद परवेज इलाही साहब के काउंटिंग फिर होती है जब स्पीकर हाउस को डिवाइड करके काउंट करने के लिए कहे। सही, लेकिन अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कोई डील भी लोग कहते हुई है परवेज इलाही साहब की, और ये मिली भगत है कि ना आप असेंबली तोड़ना चाहते हैं, यानी कि काफ लीग, ना नून लीग और PDM चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि असेंबली टूटे? जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, उनकी जो गंदी जहनीत है वो सामने आ जाती है। इस वक्त सारा प्रोसेस जो चल रहा है वो तो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नून लीग वाले करा रहे हैं, और नून लीग को यही तो एक दुश्मनी है हमारे साथ कि हम उनके साथ नहीं मिलते, और ना मिले हैं ना मिलेंगे। ये इस दुश्मनी में वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर में ये भी बता दीजिए कि आपका PTI के साथ कोई मामला हो गया तय? कितनी नशिस्तों के ऊपर आप लोग इत्तेहाद करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा था कि आप लोग नशिस्तें मांग रहे हैं। कितनी नशिस्तें मांगी आपने? PTI ने क्या एग्री किया? ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला जो है ना, जरा टाइम गेइंग होता है। इसमें काफी वक्त लगता है। जब दोनों पार्टियों की जिनका इत्तेहाद हो, आपस में नीयत उनकी ठीक हो और वो नीयत में उनके कोई खोट ना हो, तो कभी भी कोई रुकावट नहीं बनती। लेकिन ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है। एक एक सीट के ऊपर डिस्कशन होती है, उसके बाद कैंडिडेट के ऊपर डिस्कशन होती है, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाती है, उनकी वर्थ देखी जाती है, उसके बाद डिसीजन होते हैं। लेकिन ये असेंबली की तहलील का मामला, आखिरी आपसे नुक्ता चाहती हूँ, आपके ख्याल में, आपकी सियासी राय में, और आप जाहिर है अहम इजलासों में मौजूद होते हैं, ये कब तक टल गया है? ये समझा जाए कि जैसे ही ये फैसला आएगा तब तक असेंबली तहलील नहीं होगी, या अब असेंबली वाकई परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मार्च तक नहीं होगी? पहले सवाल का मैं जवाब मुकम्मल कर लूँ। जी। बात ये होती है कि जो दो पार्टियां आपस में इत्तेफाक के राय से इत्तेहाद के तहत चल रही होती हैं, उनकी अपनी विनिंग जो वो विन कर चुकी होती हैं सीटें, उसके ऊपर उनका अपना राइट होता है कि वो अपने कैंडिडेट दें। जो ऑपोजिशन यानी मुखालिफ जमातों की सीटें होती हैं, उनके ऊपर सीट एडजस्टमेंट होती है। यानी नून लीग की जितनी सीटें होगी, पीपल पार्टी की जितनी सीटें होगी, और कोई दीगर जमातें जो हैं उनकी जो सीटें होगी, उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट होगी। जहां पे PTI का बेहतर कैंडिडेट होगा, अच्छी हिस्ट्री वाला होगा, वजन वाला कैंडिडेट होगा, उनको मिल जाएगी। जहां पे हमारा कैंडिडेट जो है वो ज्यादा मुअस्सर होगा और ज्यादा असर और रसूख रखने वाला होगा, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होगी, उसके वसाइल अच्छे होंगे, उसकी प्रीवियस जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बेहतर होगी, वो हमें मिल जाएंगी। ये तरीकाकार होता है आपस में सीट एडजस्टमेंट करने का। ठीक है, तो असेंबलियों की तहलील कब तक टली है आपके ख्याल में, और आपके पास जो मालूमात हैं उस हिसाब से? देखें, जो ही एतमाद का वोट होगा उसके बाद पंजाब के अंदर जो है वो असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। ये बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, वहां भी कोई नहीं है।
ये केस खत्म होने तक असेंबली नहीं टूटेगी, आप ये कह रहे हैं? मैंने पहले जो कहा था वो आपने वो भी सुन लिया। जो अब मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो ही एतमाद का वोट हो जाएगा उसके बाद असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। ठीक, आप कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लिया जाएगा? जी, थैंक यू वेरी मच। कामल अली आगा साहब कह रहे हैं जी कि एतमाद का वोट लेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें कुछ आरा नज़र आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इख्तलाफ है, लेकिन साथ साथ आगा साहब ने ये भी कहा कि अदालत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सो ये जो मामला है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज कहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट की इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। इसकी जो टेक्निकल लुक आता है अब उसकी तरफ जाते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सईद जावर बुखारी साहब, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं पंजाब में और रहनुमाए पीपल्स पार्टी के, और हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब जो कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। शुएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ। जो अब ये टेक्निकल मामला है, ज़रा इस पर हमें कानूनी राय दीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि अबूरी रिलीफ मिलना चाहिए था परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन हतमी रिलीफ मिल गया और उनकी पावर्स को लिमिटेड करना चाहिए था। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये जो रूलिंग आई है कल लाहौर हाई कोर्ट की, क्या गवर्नर का जो इकदाम है उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया है, या जो गवर्नर ने फैसला मतलब रूलिंग दी थी उसको उसको क्या किया गया, अदालत ने क्या किया उसके साथ? देखें, जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया था इनको चीफ मिनिस्टर से हटाए जाने का, और जो चीफ सेक्रेटरी ने सब्सिक्वेंटली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिए हैं, यानी बहाल कर दिया है चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब को और उनकी कैबिनेट को। तो ये इंटरम पीरियड के लिए है, इंटरम ऑर्डर है टिल 11th यानी 11 जनवरी तक। और इस दौरान उन्होंने एफिडेविट भी लिया है कि आप इन द मीनवाइल आप उनकी सत्ता को तोड़ के नहीं, जो असेंबलियां डिसॉल्व करने का इनका एक सिलसिला चल रहा है, वो असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन आपको याद है शुएब शाहीन साहब, जब हमजा शहबाज साहब को कुछ दिनों के लिए कहा गया था कि आप कंटिन्यू करें, तो उनकी जो पावर्स थी उनको लिमिटेड कर दिया गया था। तो शायद उस केस में इस केस में कोई खास फर्क है कि परवेज इलाही साहब को मुकम्मल इख्तियारात के साथ वजीर आला बहाल किया गया उनकी काबीना के साथ? जी, उसमें केस में और इस केस में फर्क ये है कि उसमें दोस्त मोहम्मद मजारी ने या वो जो उनका इलेक्शन हुआ था उसमें पीटीआई के अफराद ने 25 लोगों ने उनको वोट दे दिया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते थे और वजीर आला बने थे। फिर उनका जब इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद उनको बहाल रखा गया, तो उस जजमेंट के आने के बाद उसूली तौर पर तो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम एक सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे। अब वो चूंकि जैसे भी हैं वो जीत चुके हैं, अगले इलेक्शन तक ये चीफ मिनिस्टर के फराइज अंजाम देंगे, वो भी विद कंसेंट ऑर्डर किया था बट विद लिमिटेड पावर्स। इस केस में फर्क ये है कि ये ड्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ इनके चीफ मिनिस्टरशिप के इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं। यावर बुखारी साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो बुनियादी तौर पे आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो बयानात सामने आए, वो समझते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है उसको वो चैलेंज करेंगे और उसमें इंटरम रिलीफ के बजाय जो हतमी एक रिलीफ मिल सकता है इस केस में, वो परवेज़ इलाही साहब को दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्ल फरजहुम। देखिए तंजीला, जो हमारी बात है ना कि गवर्नर ने एक बहुत गलत कदम उठाया जिसने एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया। देखिए, गवर्नर सूबे के हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, कम से कम जो इस किस्म की हरकत करते हैं दिन दिहाड़े तो करे ना, रात को 12 साढ़े 12 बजे जाके इस किस्म की हरकत करना ये कोई अच्छी चीज नहीं होती कि गवर्नर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमारे पास इशू कोई नहीं है, हमारे पास इख्तियार है कि जब भी हमारे वज़ीर आला चाहें तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मुझे बताएं कि ये आईन ने हमें हक दिया है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, ये बिल्कुल जाएं, इनके पास हक है। सुप्रीम कोर्ट क्या ये जिसके बाद मर्जी जाना चाहे चले जाएं। देखें, इस टाइम पे ये लोग जानबूझ के इलेक्शन से भाग रहे, मकसद एक ही है
कि ये लोग इलेक्शन फेस नहीं करना चाह रहे, इनको पता है इलेक्शन फेस किया तो खान साहब 80% वोट्स लेके, सीटें लेके जीतेंगे। तो उस चीज को रोकने के चक्कर में ये सारे मिल गए हैं। चाहे आप जिस इदारे का नाम लें, अभी सिर्फ अवाम की नजरें जुडिशरी की तरफ है कि जुडिशरी क्या कर रही है, और अवाम की अदालत फिर जो फैसला जुडिशरी करेगी, अवाम की अदालत पे वो अपना फैसला सुनाएगी। पहले तो मुझे आप अपने जो रूलिंग आई है इसको आपने चैलेंज करने का फैसला किया है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी इस फैसले में उनके साथ है? जी बिल्कुल, हम उनके साथ हैं जी। हम इसे चैलेंज करने जा रहे हैं और उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम कोर्ट में बताएंगे। नहीं, वैसे तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी तक समझ आ रहे हैं वो ये है कि इंटरम रिलीफ देना चाहिए था। मतलब आप चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को मुकम्मल बाइख्तियार वज़ीर आला के तौर पे बहाल नहीं करना चाहिए था? देखिए ये भी है, और उसके अलावा जो हमारा था कि उनको एतमाद हासिल नहीं है हाउस का जी, तो उस पे तो चाहिए था उन्हें कि वो एतमाद का वोट, उन्हें कहते कि एतमाद का वोट लें और अपना काम करें जी। क्यों हम नहीं चाहते कि सूबे का काम भी मुतासर हो, और हम तो चाहते हैं कि ये सारे इदारे जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी राय में जो एतमाद का वोट लेने के बारे में इस रूलिंग में जो जिक्र है, अगर चाहें आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? अगर अदालत ने परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी पे मामला छोड़ा है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर का आईनी इख्तियार है उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया है? देखिए, गवर्नर का जो अख्तियार था वो गवर्नर ने अपना इख्तियार मिसयूज किया है। जब कोई अथॉरिटी मिसयूज की है तो उसकी इसी मामले को फाइनल हतमी डिसाइड करना है कोर्ट ने। इसलिए कोर्ट ने ये चूंकि इंटरम ऑर्डर दिया है, इसलिए उनको रोका नहीं है कि अगर आप चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। अगर फर्ज करो इस दौरान ये एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर तो ये सारी प्रोसीडिंग्स एक लिहाज से इन्फ्रक्चर्स हो जाएंगी, और फिर अगले ही लम्हे यानी 11 के बाद वो उसको डिसॉल्व करने का हक भी रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये था कि कोर्ट ने किसी जगह भी एक बैलेंस करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जो गवर्नर का अख्तियार है, गवर्नर के अख्तियार के इस्तेमाल में प्रॉब्लम था। 4-5 ऐसी इलीगलिटीज थी जो उन्होंने की हैं, तो वो दोज वर दी कंसिडरेशंस जिसको बुनियाद बनाकर कोर्ट ने ये कहा है कि ये इनका जो ऑर्डर है वो इलीगल है ऑन द फेस ऑफ इट। प्रेमा फाई अगर इलीगल ऑर्डर हो तो कोर्ट को ये अख्तियार है कि एक चलते हुए निजाम जो गवर्नर होता है कि वो एक आईनी सरबराह जरूर होता है सूबे का, लेकिन एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये नहीं कर सकता कि 1.5 दिन का या 1 दिन का टाइम दिया और साथ कह दिया कि साहब अगर नहीं तो डिसमेंबर करके या चीफ मिनिस्टर से हटा के साइड पर कर दिया। ये जो तरीका कार उन्होंने इस्तेमाल किया था वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में आता है, और दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि बेसिकली उनको जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके और रीजनेबल टाइम देके अगर उनको वो एतमाद के वोट का कह देते, जो कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया परवेज इलाही साहब ने, तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की कोई कवाहत नहीं थी। ये बताइए कि अब आपका मतलब पीटीआई का एतमाद का वोट लेने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसी आराम नजर आती हैं जैसे आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए एतमाद का वोट। देखें, ये लोग रेजोल्यूशन लाएं, ये लोग गवर्नर से कहलवाएं दोबारा। देखिए, बदनीयती पे मबनी इसके अंदर आपको टाइम देना होता है। जब आप एतमाद के वोट का कहते हैं चीफ मिनिस्टर को, आपको टाइम देना होता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो एक चीज तय होती है। ये क्या बात है कि एक दिन वो गवर्नर साहब के साथ तरफ से नोटिफिकेशन आता है और जी परसों 4 बजे, जबकि उनको पता है कम से कम हमारे 4 बंदे बाहर हैं, 2 बंदे हमारे बीमार हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी बदनीयत। एक शरीफ इंसान है बलीगो रहमान,
उस शरीफ इंसान को इन्हें जलील करने की कोशिश की। ये इतने बदबख्त हैं, इनके जो हॉक्स हैं। मैं कहता हूं कि जो इनके दहशतगर्द हैं, चंद एक 4-5, उन दहशतगर्दों को, सियासी दहशतगर्दों को थोड़ा सा होश के साथ काम करना चाहिए कि गलत मिसालें कायम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो कहेंगे कि आइन को तोड़ लें। ये खुद जो कुछ कर रहे हैं तो अब आपके पास जो है वो नंबर पूरा है बुखारी साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि आपके पास नंबर पूरा नहीं है, इसलिए वो ये दावा भी करते हैं कि आप लोग एतमाद का वोट नहीं लेंगे, चाहे 11 जनवरी या 11 जनवरी के बाद भी। अगर आपके पास नंबर पूरा है तो ये सारा जो कंफ्यूजन है, जितना फंस है, इसको खत्म कर दें, आप ले लें वोट, अल्लाह खैर सलाह। देखिए, इनकी पेट में मरोड़ पड़ रही है कि क्या है क्या नहीं है। इनकी मरोड़ की वजह से मर जाए हमारी तरफ से हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इनका मरना ही इस पाकिस्तान से करप्शन को कुछ कमी की तरफ लेके आएगा। देखिए, नहीं ऐसी बातें ना करें प्लीज। बद्दुआएं नहीं। नंबर्स पूरे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। हम इनकी चाह के ऊपर हम इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे। अगर गवर्नर कहे, कोर्ट कहे, उसमें कोई हर्ज नहीं, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन इनको इनकी पेट में मरोड़ को ज्यादा तेज करने के लिए हम कहते हैं कि हम नहीं लेंगे। हसन साहब, अभी यावर बुखारी साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है वो, और शुएब शाहीन साहब का भी ये ख्याल है कि अदम एतमाद आप लोगों ने इसलिए वापस ली है कि आप लोगों के पास नंबर नहीं है, आप सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो अब अदम एतमाद आप दोबारा लेके आएंगे? अगर ये एतमाद का वोट ले लेते हैं और असेंबली तहलील की तरफ जाती है तो फिर हम देखेंगे कि अदम एतमाद आ जाएगी। ये तो उनका देखें जी, सोचने का हक है, वो सोच सकते हैं, या ये तो वो ही जानते हैं जी। हमने तो अदम एतमाद जो है वो भी किया था, और जिस वक्त तहरीके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर ने कहा और उस पे उन्होंने नहीं लिया, उनका दिया नहीं, उस पर जब डी नोटिफाई कर दिया गवर्नर ने, तो फिर हमारा वो गैर मौसर हो गया था, उसकी जरूरत नहीं थी, हमने वापस ले लिया। तो दोबारा ला सकते हैं आप लोग? यकीनन जी, अगर वो अब तो पहली बात है कि उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। अगर वो ही ना ले सके तो फिर उसमें हमें जमा कराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो आप पे और आप उन पे हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाते हैं तो नहीं, हमने कभी भी नहीं लगाया जी। उनके वैसे एक उनकी ज़हनी इख्तरा है हॉर्स ट्रेडिंग। कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग हमने की है जी? पिछले इलेक्शन में भी आपके सामने हुआ, ये सारे कहते रहे जी बड़े लोग खरीदे गए हैं, बड़े ये खरीदे गए हैं, वो खरीदे गए हैं ना। कौमी असेंबली में किसी इनके बंदे ने वोट डाला है, या असेंबली के अंदर चले ठीक है, वो कर सकते हैं नहीं, उनका हक है बात करना, वो जो मर्जी करें। अच्छा, आप लोगों पे ये भी अब इल्ज़ाम एक दोबारा से आ गया कि आप लोगों ने चीफ सेक्रेटरी पे कोई दबाव डाला, कोई वही अनसीन हैंड्स जिसको हम कहते हैं, पोशीदा हाथ थे जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मजबूर किया आधी रात को। तो आधी रात को कैसे चीफ सेक्रेटरी ने साइन कर दिए? यावर साहब अभी पूछ रहे थे, बता दें। देखें, ये तो एक सियासी से बयानात है ना जी, कि ये कर दिया जी, चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डाल दिया, ये डाल दिया, वो कर दिया। ये शुरू से करते हैं जी, ये इनकी आदत है। ये लूटते भी रहते हैं और चोर चोर का शोर भी डाले रखते हैं। ये इनकी हमेशा से ये आदत है। मार भी रहे होंगे फिर भी रो रहे होंगे जी कि शायद हमें ये हमने छोड़ दिया तो ये हमें ना कुछ कहे। ये इनकी आदत है। ये हमेशा की तरह इनका एक तर्ज सियासत बन गया है कि हमने खप भी डाले रखनी है, चोर चोर के नारे भी लगाए रखने हैं, चोरियां भी की रखनी है, और ये काम ये करते रहते हैं जी। ठीक हो गया जी, लेट्स टेक अनदर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहीन साहब, आपको ये मामला किधर जाता हुआ दिखाई देता है? सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की बात हो रही है,
या परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट आपके ख्याल में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? वापस अदम एतमाद आ सकती है दोबारा से? परवेज इलाही साहब, इस दौरान उनके पास 25 दिन आ गए हैं, 25 दिन आ गए हैं। वो अगर चाहें तो इस दौरान वो इतमाद का वोट ले सकते हैं। अगर वो ले लें तो ये उनके लिए बेहतर है। यावर बुखारी साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा जब बाजवा ने साजिश की, जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब के साथ उनकी डील हुई थी, तो ये अब ये एक नई साजिश का रुख हमारे सामने आया है, तो ये किस बुनियाद पे इमरान खान साहब कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी ने शाम को साइन किए थे और वो जो नोटिफिकेशन था शाम को आ गया था सामने। गवर्नर ने आधी रात को ये जो काम हुआ है, गवर्नर रात को कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी शाम को कर रहे हैं। इसके अंदर हिडन हैंड्स आते हैं। ये हसन मुर्तजा साहब बड़ी खूबसूरती से वो जमहूरी तौर पे प्यारे तरीके से गलत कलामी करते हैं। लेकिन जहां तक बात है जनरल बाजवा साहब की, तो इसके अंदर कोई शक नहीं है। देखें, उस टाइम पे आप एक हद तक जा सकते थे, अभी तो आप खुल के बात कर सकते हैं। कोई शक नहीं है कि जो सहूलतकार थे उनने चाहे जरदारी के साथ किया हो, चाहे मुराद अली शाह के साथ किया हो, चाहे नवाज शरीफ के साथ किया हो, इन लोगों ने मिलकर बैठ के एक चीज को तय किया और फिर इन लोगों ने रिजीम चेंज का काम शुरू किया। और रिजीम चेंज का जो काम शुरू हुआ था वो कोई महीने 2 महीने में नहीं था। ये पिछले बजट के बाद इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था। तो वो जो फिर 7 मार्च और साइफर, फिर इसका मतलब है वो आप लोगों की गैर मौसर बातें थी। फिर ये तो सितंबर से जब नहीं, साइफर जो था वो आखिरी नेल इन द कॉफिन था। वो इसलिए कि वो फिर प्रेशर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, वो कि भाई उनकी गुड बुक्स में आना ही आना है अमेरिकन की, वरना शायद हम मर जाएंगे। पता नहीं मुल्क को क्या हो जाएगा अगर अमेरिकन हमसे नाराज हो गए। तो एक थर्ड टियर के बंदे की बात प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इनको कहेगा तो फिर वही होगा ना कि ठीक है जी, जो आपने करना है करें, हम हाजिर हैं। जी हसन मुर्तजा साहब, आप जनरल बाजवा के साथ आप लोगों ने भी एक अलग से साजिश की थी या उसी साजिश का हिस्सा थे, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इमरान खान साहब के ताज़ा बयान को आप? तंजीला, अब एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी इनके झूठ की, कि साइफर वाला इन्होंने ड्रामा किया था। दरअसल ये बजट के बाद से इनके खिलाफ साजिश हो गई थी। साइफर वाला इनका, दोनों में से अब एक तो झूठ है ना। ये तो एक अब्दुल्ला सुंबल की और एक गवर्नर के टाइमिंग में जो घंटों का फर्क डाल कर कह रहे हैं कि इसमें साजिश है और अंडरहैंड ये कुछ और फलां कुछ, ये इन्हें याद है। साइफर वाली तारीख देखें कितना फर्क है, और साजिश कब हुई है? जून के बाद, और साइफर कब आ रहा है ये तो आपको अंदाजा हो गया। ये इनका तर्ज सियासत है। यावर साहब, पहले आप बताइए जी, दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से आ रही है, बलूचिस्तान में आ रही थी, इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। हम लोग जो हैं वो सिर्फ इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो ये क्या आप लोग क्या सोचते हैं? असम्बलियाँ तहलील होंगी, आप कहते हैं बस इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है? देखें, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर अफगानिस्तान की सरहद पे कुछ हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी सारी उनके पास है। उनके पास सिवाय सूबाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यावर साहब, सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से बात नहीं करती। खान साहब ने तो मना किया है। देखें, अदम एतमाद की हरकतें करने के अलावा और जानबूझ के असेंबलियों को खराब करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनकी साजिशें यही रह गई है। यावर साहब, दहशतगर्दी के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कि ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी। दहशतगर्दी एक सीरियस थ्रेट है और हम सब के लिए है, तमाम सियासी जमातों के लिए है। नहीं, एब्सोल्युटली है, और उसके ऊपर मिलके काम करना होता है। मेरा कहने का मकसद ये था कि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त साजिशों का एक टोला बनी हुई है। इन लोगों ने सिंध के अंदर वो हुकूमतें जो चला रहे हैं, अयान अली वगैरह की स्मगलिंग पकड़ी जाती है तो जरदारी साहब आ जाते हैं सिफारशी, और जो पकड़ता है वो बेचारा फौत हो जाता है। लेकिन यावर साहब, आपके वजीर आला आते ही नहीं है मीटिंग्स में, खैबर पख्तूनख्वा से सीसीआई की मीटिंग्स में नहीं आते, कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है आपका। 190 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा का देना है फेडरल गवर्नमेंट ने, 172-74 अरब रुपया पंजाब का देना है। दे नहीं रहे हैं। वो दे किसको रहे हैं? सिंध को दे रहे हैं अपना, क्योंकि बलूचिस्तान को दे रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे हैं, ना पंजाब को दे रहे हैं। और ये लोग क्या समझते हैं कि ये ना देने से क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हम लोग जी हसन मुर्तजा साहब, आखिरी कमेंट आपका। अरब रुपया सिंध का ये खा गए थे, 250 अरब रुपया ये सिंध का खा गए थे। आज इनको बड़ा 100 अरब याद आया बैठे। 250 अरब इन्होंने सिंध का खाया है एक साल के अंदर, NFC अवार्ड।
कोई चीज नहीं है इनको, सारा कुछ गोगी को दे के इन्होंने दुबई भेज दिया है। यहाँ बैठे हैं टीवी स्क्रीन पे बैठ के बातें कर छोड़ते हैं, हर चीज लूट के इन्होंने मुल्क की गोगी को दी है। और आज मुल्क जो है, यावर साहब आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। यावर साहब अगर आप थोड़ा सा क्लियर बोलें तो हमें आवाज आए। नहीं, मैं कह रहा हूँ हसन मुर्तजा साहब सफाक झूठ बोल रहे हैं। कोई सिंध का 250 अरब नहीं खाया था, सबसे ज्यादा बनता है खैबर पख्तूनख्वा का 190 अरब रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये हदीस कह रहे हैं। आप प्रोग्राम रखे तंजीला, मैं भी रिकॉर्ड लेके आता हूँ, ये भी लेके आए और मैं इन्हें साबित करूंगा कि ये 250 अरब रुपया यार आप सिद्ध का खा गए। बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड लेके आएंगे जब आपकी वफाकी हुकूमत थी। यावर बुखारी साहब आप हैंड्स फ्री उतार दें, आपकी आवाज हमें सही नहीं आ रही। यावर बुखारी साहब कैन यू रिमूव योर कोई तरीका कार है जी? गोगी के पैसे किसने देने हैं? यावर साहब ने तो जेब से देने हैं। यार आप बात करो, मुल्क का पैसा है वो लेके एक औरत चली गई है और आप उस पे क्यों उसकी वकालत शुरू कर देते हो? ना आपने घड़ी छोड़ी है, ना आपने पैसा छोड़ा है, क्या चाहते क्या हो यार? खड़े हो के मुल्क को कहते हो दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो रहा है। अच्छा, मुझे अफसोस है ना कि हर बात के ऊपर झूठ बोलना, जुगतबाजी करना वो और कह रहे फजूल हैं के कि नाम लेना। वो मैं भी कह रहे बहुत हैं सारे रिकॉर्ड नाम लेके मैं आऊंगा। भी बता सकता हूँ जरदारी साहब ने कहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई है, लेकिन मैं चुप हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मुंह में आए बोले। मैं 10,000 चीजें आपकी बता सकता हूँ कि शर्जील मेमन क्या था, कहाँ पे आया, फलां कौन था, किधर आया। ये बातें हैं सिर्फ। मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप लोगों ने तबाह कर दिया 50 साल में। इस मुल्क को दो हिस्से करने में आप लोगों का हाथ, इस मुल्क को कर्जे देने में आप लोगों का हाथ, कर्जे बढ़ाने में आप लोगों का हाथ। हम लोगों ने कम से कम मईशत को 6% पे लेके कर्जों की टोटल हुजूम को हमने कम किया। लेकिन आप लोगों ने तो कर्जे लिए अयाचियों के लिए, हमने जो कर्जे लिए कर्जे वापस करने के लिए। कुछ खुदा का खौफ करा करें और इस कौम के साथ सच बोलें। अगर कौम से आपको डर नहीं लगता, जो आपको कभी भी नहीं लगता था, आप अल्लाह से तो डरें। कल अल्लाह को जवाब देना है। इस जरदारी को या नवाज शरीफ को या इमरान खान को जवाब नहीं देना है हम लोगों ने, अपने अल्लाह को भी जवाब देना है। जी थैंक यू वेरी मच जी हसन मुर्तजा साहब और शुएब शाहीन साहब, यावर बुखारी साहब। अब तय ये हुआ जी कि हसन मुर्तजा साहब और यावर बुखारी साहब को हम दावत देंगे और ये जो सूबों का मामला है जिसके ऊपर अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रही है वफाकी हुकूमत के ऊपर, जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त उनका रवैया क्या था और वो उस वक्त सिंध के साथ क्या कर रहे थे, इस मामले पर हम डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिकॉर्ड के साथ गुफ्तगू करेंगे इन दोनों के साथ। जी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।